वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 146 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। इससे पहले वाला जो टेस्ट था 145 था, ठीक है, 144 नहीं था, वो गलती से बोल दिया। तो 145 था, ये 146 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं, बताइए इनमें से। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भारत के किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में। और दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से यदि सर्वाधिक मिलों वाले राज्य देखें हम, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 170, उत्तर प्रदेश में है दूसरे नंबर पर 158, कर्नाटक में 58 है, आंध्र प्रदेश में 43 है, तमिलनाडु में 41 है, बिहार में 28 है, पंजाब में 23 है, गुजरात में 23 है, हरियाणा में 15, मध्य प्रदेश में 12 और उत्तराखंड में 18 है। इंपॉर्टेंट है शुरू के 3 और उससे भी ज़्यादा शुरू के 2, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है बताइए इनमें से? बायोमास का जलना, कोयला दहन, पेट्रोलियम पदार्थ या फिर ज्वालामुखी उद्गार। एसिड रेन। देखिए, सबसे बड़ा है इनमें कोयले का दहन, ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग 60% सल्फर का उत्सर्जन जो है कोयले के जलने से होता है, पेट्रोलियम पदार्थों से 30% और बाकी 10% निम्न स्रोतों से, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत दोनों शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा 60% कोयले के दहन से, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से 30%, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश संश्लेषण की दक्षता या सकल उत्पादन दक्षता या फिर पारिस्थितिक दक्षता। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। पारिस्थितिक दक्षता को सर्वप्रथम लिंडरमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 में परिभाषित किया था, जिसे 10% का नियम भी कहते हैं। अगर आसान भाषा में इसको समझे तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते समय ऊर्जा जो है 90% पहले पोषण स्तर में जो है व्यय हो जाती है जैविक क्रियाओं में, और दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही पहुंच पाती है। फिर इसका 90% इसमें खर्च होगा, फिर अगले पोषण स्तर में उसका 10% ही पहुंच पाएगा। ऐसे चलती है ये। तो पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र में पोषकों के निवेश यानी न्यूट्रिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कारकों पर विचार करना है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है और बताना है कि कौन सा कारक इसमें करेक्ट है। मृदा जनक पदार्थों का अपक्षय, वर्षा, अग्नि, फसलों की कटाई और नाइट्रोजन यौगिकीकरण। देखिए, इसमें हो जाएगा मृदा जनक पदार्थों का अपक्षय, वर्षा और नाइट्रोजन यौगिकीकरण, मतलब 1, 2 और 5। तो पारिस्थितिक तंत्र में पोषकों का आगमन कई स्रोतों से होता है, जैसे कि वर्षा द्वारा घुली हुई अवस्था में, वायु में उपस्थित पोषक यानी शुष्क जमाव, धूल कणों के द्वारा, सहजीवी जीव द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, सहजीवी जीव द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके अतिरिक्त मृदा जनक पदार्थों के अपक्षय होने से जो है पोषक तत्व अपनी स्थायी अवस्था से बाहर वातावरण में मुक्त होते हैं, जो पोषक निवेश का कारण बनते हैं। कुछ ऐसे भी कारक हैं जिसे पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र से निर्गत हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आग, फसलों की कटाई, वनों से लकड़ी की ढुलाई और विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया आदि। देखिए, मृदा से पोषक तत्वों का हस्तांतरण अवशोषण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण जो है वो कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? वैसे पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी हैं, लेकिन 150 प्रश्नों की संख्या बहुत है। कोई ना कोई प्रश्न अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या है? किस पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका उत्तर है।
तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय क्षेत्र, वर्तमान में देखा जाए तो उत्तराखंड, मिकिर पहाड़ी, असम का उत्तरी कछार की पहाड़ी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर जो है कुल 15 जिले बनाए गए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब निकाला? सन 2000 में, ठीक है। उत्तरांचल निकला था 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 को, और उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? ITDP मतलब समन्वित जनजातीय परियोजना के लिए प्रयोग किया गया है। ITDP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए प्रयोग किया गया है ITDP। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत पिछड़े गद्दी जातीय समूह के जीवन स्तर में सुधार करना है और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन, संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है। पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? बताइए। छठी, दूसरी, पाँचवीं, आठवीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत किस एक केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए। निम्नलिखित में से भारत के किस एक केंद्र शासित राज्य या प्रदेश की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? वुमेन लिटरेसी इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है? लक्षद्वीप की है सबसे ज़्यादा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित राज्य में स्त्री साक्षरता दर अभी तक जनगणना हुई नहीं है। किस में होनी है वैसे तो आंकड़े जो है पुराने वाले ही आएंगे पेपर में इस बार, जहाँ तक है UPPCS में। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 88.25%। उसके बाद चंडीगढ़ की है 81.38%। फिर उसके बाद किसकी है? पुदुचेरी की है 81, नहीं, उसके बाद अंडमान निकोबार की 81.84% और पुदुचेरी की है 81.22%। इम्पोर्टेंट है शुरू के 3। अगर लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद उत्तर होगा अपना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़ के बाद याद रखना पुदुचेरी, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आजकल नहीं पूछ रहा है, सेकंड और थर्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इनमें से सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और चंडीगढ़? किसका है? पहला ही है, पुदुचेरी का है। तो जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात का आंकड़ा इस प्रकार है। यह है केंद्र शासित राज्य और यह है लिंगानुपात स्त्री पुरुष। तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 1038 पुदुचेरी का, ठीक है। अगर पुदुचेरी ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप 946, ठीक है, महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो किसका है? दमन द्वीप का 618 इनमें से, ठीक है। तो पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है और दमन द्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है। ये नोट डाउन कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? महिलाओं की साक्षरता दर इनमें सबसे कम किस में है? बिहार से भी कम है राजस्थान में। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में स्त्री साक्षरता 52.66% सबसे कम, और केरल में सर्वाधिक है 91.98%। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है लक्षद्वीप में 96.11, ठीक है, और पहले स्थान पर है, तथा बिहार में जो है सबसे पीछे है
73.39%। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है? पहली है टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को, कई बार बताया होगा ये। तो टाटा लोह इस्पात कंपनी टिस्को 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित भारत की पहली लौह कंपनी है। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में लोहा उद्योग होना ना के बराबर है, या ना होने का कारण क्या है? क्या कारण है? परिवहन, बाजार, जनघनत्व या कच्चा माल। देखिए, एक बार अगर ये लग जाती लोहे की फैक्ट्री तो बाजार तो मिल ही जाता। ठीक है, बहुत 75 जिले हैं, ठीक ठाक जगह है, तो बाजार कारण नहीं हो सकता। परिवहन भी कारण नहीं है, परिवहन भी ठीक ठाक है। जनघनत्व नहीं। कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम आदि द्वारा प्रभावित होती है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। ठीक है, परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में लोहा उद्योग के लिए कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं है। कच्चा माल दक्षिण व खासकर भारत के पूर्वी राज्यों में है। यही कारण है कि पूर्वी एवं दक्षिणी राज्यों में लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोलास वन दक्षिण भारत का नाम याद आता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर, विंध्याचल इसमें नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। तो नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई होगी, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में कौन कौन से हैं वृक्ष? लेरल, सिनकोना, मग्नोलिया तथा वेटल का आर्थिक महत्व है। ठीक है, तो सिनकोना, लेरल, मग्नोलिया और वेटल सोलास वनों के उदाहरण हैं। और सोलास वन का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अगर उष्ण कटिबंधीय वन आएगा तो एलिमिनेट करना, शीत कटिबंधीय वन आएगा तो एलिमिनेट करना, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मैंग्रोव जो वनस्पति होती है उसके विकास के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं? मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए लवणीय दलदल की आवश्यकता है, ज्वारीय संकरी घाटी चाहिए, पंक मैदान चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। देखिए, वर्षा की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, तो 3 को एलिमिनेट करके उत्तर मिलता क्या? 2 कटते, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वालामुखी तटीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगती है। वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए कोई संबंध नहीं है। इसकी गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए इसको, इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15 है। लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन सा करेक्ट है। दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी क्या? और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी क्या? 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसकी अध्यक्षता, और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुना जाना, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा करना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया? J.M. सेन गुप्ता ने। तो अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था J.M. सेन गुप्ता ने। इनका नाम याद रखना, जोड़े मिलाने के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का पहला केंद्र कौन सा था? गुजरात का सूरत था। तो भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था, गुजरात का है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
किससे था? व्यापारिक केंद्रों से, बंदरगाहों से, शिल्पकला केंद्र हैं या हिंदू धार्मिक केंद्र हैं? हिंदू धार्मिक केंद्र हैं मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन। तो मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश किसने जारी किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया और इसके बाद जन स्वास्थ्य एक विचार बन गया। सहायक संधि लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? 1900 में तो नहीं है तो 1800 में। 1870 बताइए, 5 है 8 है? 1878, 1878 में। तो सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया। इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं मैच करने के लिए यूपीपीसीएस में। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, 13 जून को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का और 27 जून को है यूपीएससी सिविल सेवा का।